औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 6 स्टिशियोमेट्री और इस या स्टिकियोमेट्री भी हम इसको पढ़ सकते हैं। स्टिकियोमेट्री क्या है? स्टिकियोमेट्री में आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है मोल और एवोगैड्रो नंबर। मोल एंड एवोगैड्रो नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी सारे कंसेप्ट के लिए हम स्टिशियोमेट्री पढ़ रहे हैं या स्टिकियोमेट्री जो है वो इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारे चैप्टर इसी कंसेप्ट ऑफ मोल के गिर्द घूमता है लाइंस में। तो इस मोल को हम क्या कहते हैं? बेसिकली मोल क्या है? ठीक है, मोल हमारे पास ना एक यूनिट है किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक यूनिट है जिसको हम मोल कहते हैं और ये यूनिट काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, यानी वेइंग यूनिट नहीं है, वजन नहीं करते इससे। यानी मोल 1 केजी के बराबर नहीं होता, या 2 केजी के बराबर नहीं होता। मोल वजन वाली वैल्यू नहीं है, ना ये वॉल्यूम वाला वैल्यू है। ये वैल्यू है काउंटिंग वैल्यू। ठीक है, कोई चीज काउंट करनी है, ठीक हो गया? इट इज काउंटिंग वैल्यू, इट इज काउंटिंग वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। एक सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट है चाहे वो कंपाउंड है, उसमें अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो 1 मोल होगा। चलो मैं आपको इसका वर्जन बताता हूँ कि कोई भी चीज, चाहे ये पेन भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 है तादाद में, गिन के चेक करना है 1 2 3 ऐसे। तो गिन के लिए 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 हो तो ये 1 मोल पेन है। इसी तरीके से चेयर्स, वो भी हमारे पास इसी तरीके से 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 हो तो वो भी 1 मोल चेयर्स होंगी। तो अब ये इस बात को अपने ज़हन में बिठा के रखना, इसके रिलेटेड मैं दूसरी बात करूंगा। तो हमारे पास 1 मोल कोई भी चीज जिसकी तादाद 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 है वो 1 मोल है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो प्रैक्टिकली वैल्यू है ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। और ये एमिडियो एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया था, एमिडियो एवोगैड्रो, एवोगैड्रो, ठीक है, इसने ये नंबर जो है वो दिया था। अब ये जो नंबर है एमिडियो एवोगैड्रो ने जो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर है, ये नंबर जस्ट लाइक डजन की तरह है, दर्जन की तरह है। जैसे दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 1 मोल में भी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 होंगे। ठीक है, ये एक फिक्स अमाउंट है। और ये जो मोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विल्हेम ऑस्टरवर्ल्ड, इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था। और ये जो ऑस्टरवर्ल्ड है, इन्होंने ही टर्म मोल को भी डिवाइस किया 1902 से। ये क्वांटिटेटिव वैल्यू है। ठीक है, मोल इज अ क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्वांटिटी बताती है, गिन के बताती है क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव वैल्यू। दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास 1 मोल सल्फर की और एक एग्जांपल है 1 मोल कार्बन की। तो 1 मोल सल्फर में भी हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स होंगे सल्फर के, और जो 1 मोल कार्बन होगा उसमें भी हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 कार्बन एटम्स होंगे। दोनों का वजन करेंगे, एक का वजन 32 ग्राम आ रहा है, दूसरे का वजन 12 ग्राम आ रहा है। तो ये जो वजन ये जो हमने मालूम किया है 1 मोल के लिए, इसको हम कहते हैं मोलर मास। यानी किसी भी चीज के 1 मोल का वजन मोलर मास कहलाता है। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। तो लेकिन इसमें मोलर मास डिफरेंट आ रहा है, नंबर ऑफ एटम सेम है, मोलर मास डिफरेंट है। तो क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि ये जो कार्बन होता है ना, इस कार्बन एटम के अंदर अगर हम इसके एक एटम का वजन मालूम करें तो वो होता है 12 AMU। ये 12 AMU क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इनको जब हम वजन प्लस करते हैं तो ये 12 AMU होता है। तो सल्फर में क्या होता है? सल्फर में हमारे पास इसका वजन होता है 32 AMU। तो ये जो 32 AMU है ये कैसे बनता है? इसके पास 16 प्रोटॉन होते हैं, 16 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनको प्लस करने से 32 आता है। तो इसका मतलब है कि सल्फर का एक एटम
हैवियर है कार्बन के एक एटम से, जिस वजह से वजन में फर्क आ रहा है। तो अगर हम इसको वैसे वही जो पुराने एग्जाम्पल मैंने कहा था कि वन मोल पेन है हमारे पास और वन मोल चेयर्स है, वन मोल पेन और वन मोल चेयर्स का वजन करें तो क्या दोनों का सेम होगा? तो दोनों का सेम नहीं होगा। वन मोल चेयर्स का और वजन होगा, वन मोल पेन का और वजन होगा, वन मोल पेन का कम होगा। तो इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसकी बनावट में, यानी कि ये साइज में छोटे हैं, चेयर साइज में बड़ी है, तो हम ये कहते हैं कि इनकी कंपोजिशन का फर्क है, इस वजह से इनका मैस डिफरेंट हो रहा है। बट तादाद जो है वो सेम है, तो तादाद के एतबार से इसको वन मोल कहेंगे, मैस के एतबार से मोलर मैस कहेंगे। ठीक हो गया? अगर हम एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर एक फिक्स वैल्यू है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अगर 2 मोल होगा तो इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हाफ मोल होगा तो इसी को हाफ कर दे, 2 में डिवाइड कर दें। तो काउंटलेस अमाउंट है, यदि इसको आप गिन नहीं सकते 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को अगर आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके गिने तो आप नहीं गिन सकते, आपको बहुत ज्यादा अरसा लगेगा, 1 मिलियन ऑफ ईयर्स आपको चाहिए इसको गिनने के लिए, तो वो इतना आपके पास जिंदगी नहीं होती, तो इसको नहीं गिना जा सकता। ये तो काउंटलेस वैल्यू क्यों हमने इसको असाइन की वन मोल को? तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो एटम है वो इतना छोटा है कि उसको हम देख नहीं सकते, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ना किसी। तो एक एटम का मैस डिटरमाइन करना भी बहुत मुश्किल है, तो हम इसमें एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। वो स्ट्रेटजी ये है कि जब किसी भी चीज की मैस तक नहीं पहुंचा जा सकता तो उसकी तादाद को फिक्स करके उसकी मैस तक पहुंचा जाता है। तो यहाँ आप इसकी तादाद को फिक्स करके जो किसी भी सब्सटेंस की तादाद है उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन के जरिए हम लोग जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पता लगा देते हैं। उसके बाद मोलर मैस की टाइप्स कितनी होती है? मोलर मैस की टाइप डिपेंड करती है कि हमारे पास सब्सटेंस कितनी हालत में मौजूद है, कौन कौन सी हालत में मौजूद है। तो सब्सटेंस दो हालतों में वैसे तो होता है, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। और कंपाउंड आगे फर्दर दो हालतों में होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है और एक आयनिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले मोलर मैस जो एलिमेंट का होता है उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मैस। इसकी वजह यह है क्योंकि एलिमेंट में होते हैं एटम्स, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है एलिमेंट में होते हैं एटम्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका अगर अनमोल एटम्स होते हैं तो उनका जो मैस होगा वो ग्राम एटॉमिक मैस होगा। तो सपोज वी हैव 1 मोल कार्बन, अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन है तो इस 1 मोल कार्बन के कितने एटम्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो आप कहेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहेंगे या नंबर ऑफ एटम्स कहेंगे। मैं आपको 1 मोल की वैल्यू या 12 ग्राम दे देता हूँ और 12 ग्राम में मैं आपको कहता हूँ कि हाँ इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी होगी। तो उसके बाद अगर हम 1 मोल कार्बन का वजन करें तो वो होता है 12 ग्राम पर मोल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो मैंने आपको बताई कि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके एक एटम का वजन जो है वो हमारे पास कितना बनता है? 12 kmu। तो जब हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होते हैं तो उनका वजन 12 ग्राम पर मोल बनता है। तो ये पर मोल का क्या मतलब? 1 मोल का वजन। तो ये हमारे पास यही मैस जो है ये ग्राम एटॉमिक, क्योंकि ये एटम्स का मैस है तो हम इसको ग्राम एटॉमिक मैस कहते हैं। यानी ग्राम एटॉमिक मैस कहते हैं कि कोई भी चीज कोई भी एटम्स अगर 1 मोल एटम्स है तो 1 मोल एटम्स का जो वजन होगा वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मैस होगा। तो अगर हमारे पास इसी सूर्य ध्यान के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होंगे और इसका जो वजन होगा वो होगा 16 ग्राम पर मोल। तो ये जो वजन है ये बेसिकली ग्राम एटॉमिक मैस है और ये जो नंबर बताया जा रहा है ये नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक हो गया? उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड की आ जाती है। तो कोवलेंट कंपाउंड आपको पता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का अगर हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स के हों तो उसका जो मैस होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस होगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस जो इसकी एग्जांपल है, अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो उसका मैस अगर हम ग्राम में लेते हैं तो ये हमारे पास जो मैस होगा ये क्या होगा?
ये मॉलिक्यूलर मास होगा। तो अगर हमारे पास वाटर है, 1 मोल वाटर है, तो उसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर जो ये नंबर था, ये नंबर हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो अब इसका वजन करेंगे, 18 ग्राम पर मोल आएगा। अब ये जो 18 ग्राम पर मोल वजन है, ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसको हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास हो। तो इसके बाद 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। और क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है और इसका वजन हम निकालेंगे, तो ये आएगा 98 ग्राम पर मोल। और 98 ग्राम पर मोल जो इसका वजन है, ये बेसिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका वजन हमने कैसे निकाला है? तो इसका वजन हमने ऐसे निकाला है कि जो सल्फर होता है, इसका वजन होता है 1 मोल सल्फर आइटम हो, तो उसका वजन कितना? इसमें हम सल्फर का मास देखें तो सल्फर का मास होता है 32। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 32 जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? वो 34 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का मास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास 64 हो जाएगा। 64 34 आपस में प्लस करेंगे तो ये बेसिकली 98 हो जाएगा हमारे पास। ये वैसा ही तरीकाकार है जैसे आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास पहले मालूम कर रहे थे, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मालूम कर रहे हैं। बस तो उसमें यूनिट जो है वो AMU आता है, इसमें यूनिट ग्राम पर मोल आता है। कोई फर्क नहीं है, आपने एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल से उठाने। तो पीरियोडिक टेबल में यानी AMU क्या होता है? AMU बेसिकली एक एटम का मास है। अगर मैं कहूंगा कि एक एटम कार्बन का कितना मास है, तो ये होगा 12 AMU। अगर मैं कहूं कि 1 मोल कार्बन एटम का कितना मास होगा, जब 1 मोल कार्बन एटम होंगे, यानी 1 मोल जब कार्बन होंगे, तो उसके लिए हमारे पास मास होगा 12 ग्राम पर मोल, यानी ये वजन होगा। तो मतलब फर्क सिर्फ यूनिट का है, बाकी मैथ में कोई फर्क नहीं होता, वही होता है। तो आपने उसी तरीके से मालूम करना, बस यूनिट का ख्याल रखना है। अगर आपसे एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का या एक फार्मूला यूनिट का पूछा जाएगा, तो उस वक्त आपने उसका यूनिट AMU लिखना है। लेकिन जब आपसे 1 मोल का पूछा जाएगा, तो 1 मोल के लिए उसका जो यूनिट होगा वो ग्राम पर मोल लिखते हैं। इसके बाद आयनिक कंपाउंड के ऊपर आ जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं। और इसमें ये जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं, इनका 1 मोल अगर लिया जाए तो ये ग्राम फार्मूला मैच होता है। यानी आपके पास अगर 1 मोल फार्मूला यूनिट्स हैं, तो 1 मोल फार्मूला यूनिट्स का जो मैच होता है, वो हमारे पास मोलर मैच होता है या ग्राम फार्मूला मैच हम उसको कहते हैं। जैसे हमारे पास 1 मोल NaCl हो, तो 1 मोल NaCl में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। तो कितने ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। अब हमारे पास 1 मोल NaCl का अगर हम वजन करें, तो वो हमारे पास 58.5 आएगा। ये कैसे? सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का जो होता है वो हमारे पास 35.5 होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। अब ये इसका ग्राम फार्मूला मैच है। अगर हम इसको एक NaCl का वजन निकाला जाए, तो वो क्या होगा? वो होगा 15.5 AMU। ये 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए ग्राम पर मोल, यानी पर मोल का मतलब 1 मोल में कितने ग्राम है। तो 1 मोल MgO हो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 इतने फार्मूला यूनिट्स हो। और इसमें हमारे पास का मैच जब हम निकालेंगे, तो ये 40 ग्राम आएगा। कैसे? मैग्नीशियम का मैच होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16। दोनों को प्लस करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैच आ जाएगा 40 ग्राम फार्मूला। अब ये ग्राम फार्मूला मैच है, ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उसके बाद होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स। ये जो तीन है, इसको अगर हम लोग एक टर्म देना चाहें, तो इसका एक टर्म होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इन्हीं में से कोई चीज आपसे पूछी जा रही है। कोई आपको मोल दे दिए जाते हैं,
और मोल दे के आपसे पूछा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करें। तो अगर वो वन मोल एलिमेंट का है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने होंगे। अगर वो वन मोल किसी कोवलेंट कंपाउंड का है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने होंगे। अगर वो वन मोल आयनिक कंपाउंड है तो उसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। ये खुद आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो क्या चीज होगी, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, या एलिमेंट है, क्या है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तीनों टर्म्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ग्राम फार्मूला मैथ्स, या सॉरी ग्राम एटॉमिक मैथ्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स। उसके बाद ग्राम फार्मूला मैथ्स। ये जो सारी टर्म्स हैं इसका भी एक ही नाम है और वो है मोलर मैथ्स। इसको हम सारे को क्या कह देते हैं, मोलर मैथ्स कह देते हैं। मोलर मैथ्स ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर मजीद एटम्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है उसमें मजीद एटम्स को फाइंड आउट करना। अब ये सब पार्टिकल्स हैं, ये एटम जो है वो मॉलिक्यूल के क्या होंगे, सब पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स। इसी तरीके से एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो उसके भी सब पार्टिकल्स होंगे, यानी वो सब पार्टिकल्स में आ जाएंगे। तो एक होते हैं पार्टिकल्स के अंदर मजीद, अगर मैं नंबर ऑफ एटम पर पहुंच गया हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक वन मोल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अब आपसे नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स पूछ रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं आपसे एटम्स का पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं उसमें सब पार्टिकल्स का पूछ रहा हूँ। फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स में किसी खास आइंस के बारे में पूछता हूँ कि वो आइंस की तादाद कितनी है, तो मैं बेसिकली सब पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहा हूँ। तो सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स के आगे डिवीजन को हम कहते हैं। पहले हमारे पास कोई सोफिस्टिकेटेड पार्टिकल्स होते, कोई भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सब पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल के अंदर इसके एटम्स, फिर उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और केमिकल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो इसके सब पार्टिकल्स हैं। फिर इसमें आयनिक कंपाउंड के अंदर जो फार्मूला यूनिट होता है उसमें आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन की तादाद, फिर नेगेटिव आयन की तादाद, ये इसके सब पार्टिकल्स हैं। फिर उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद, वो भी सब पार्टिकल्स में आ जाते हैं। तो ये बड़ा डिटेल्ड कंसेप्ट है। फिर इसको फार्मूले के अंदर हम लोग शिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है 6.4, जो कि मोल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। और इस में हम लोग वन मोल का मैथ हमने मालूम करेंगे, वन मोल का मैथ कितना होगा, यानी मोलर मैथ। ये वन मोल के मैथ का मतलब होगा मोलर मैथ्स। तो ये सारे हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स का मोलर मैथ्स, ठीक है, उनका एटॉमिक मैथ्स होता है। तो एलिमेंट का जो एटॉमिक मैथ्स होता है, एटॉमिक मैथ्स, वो उनका मोलर मैथ्स होता है, यानी वन मोल का मैथ्स होता है। तो कॉपर के लिए जो मैथ्स होगा वन मोल का, वो पीरियोडिक टेबल के जब आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 63.5 जो है ये इसका मोलर मैथ्स है। आयोडीन का जो है वो हमारे पास 126.9 ये इसका मोलर मैथ्स है। ग्राम पर मोल में हम लिखेंगे ग्राम पर मोल, और यहाँ पे भी ग्राम पर मोल। पोटाशियम का जो है वो 39 होता है, 39 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन पर जो है वो 16 ग्राम पर मोल होता है, 16 ग्राम पर मोल। ये इनके जो है मोलर मैसेज हैं। ये इसको आप फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी इसको लोकेट करें पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के साथ आप इसका जो एटॉमिक मैस लिखा होगा वो इसका मोलर मैस है, यानी आप इसको मोलर मैस भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फार्मूला मैस एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। दूसरा क्वेश्चन है 6.4 का। इसमें हमने ग्राम
मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास में फर्क करना है। दोनों ही 1 मोल के मास है, ठीक है। ये वो जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसके लिए होता है, यानी अगर हम कोवलेंट कंपाउंड का 1 मोल का मास लें तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा और ग्राम फार्मूला मास ये होता है कि कोई आयनिक कंपाउंड 1 मोल में और उसका जो मास हो वो ग्राम में हो तो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। ये हमारे पास 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो वो 1 मोल हो तो हमारे पास उसका मोलर मास जो है वो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे H2O है तो उसका हमारे पास 18 ग्राम पर मोल है। इसी तरीके से 1 मोल फार्मूला ले लें, NaCl ले लो तो NaCl का जो मास है 58.5 ये जिसका मोलर मास होगा। और ये आता कैसे, हम इसमें Na का मास और क्लोरीन का जो मास है इसको हम जमा करते हैं। इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है, तो ये हमारे पास 58.5 मिलेगा। और वाटर का इसका 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 into 1 मतलब 2 प्लस ये 16 हो जाएगा तो ये 18 ग्राम पर मोल इसका मास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मोल मास कैलकुलेशंस है। मोल मास कैलकुलेशंस में आपको सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए, मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। किसी भी चीज का जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके बगैर आप ये वाली कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास एलिमेंट है तो एलिमेंट में ना उसका जो मोलर मास होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। जो एटॉमिक मास होता है वही उसका मोलर मास होता है। और जो हमारे पास कंपाउंड होता है कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, तो उसमें सारे जितने भी एटम या एलिमेंट्स होते हैं उनका सम, हम उनके एटॉमिक मासेस का सम लेते हैं तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। और वो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो ही बेसिकली इसका मोलर मास है, ठीक है। और इसी तरीके से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड का भी उसमें जो सम करना है आपने, ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास जो होगा वो बेसिकली हमारे पास मोलर मास होगा। तो ये हमने कैलकुलेट करना सीखना है पहले, ये सारा कैलकुलेट करना आ जाता है तो फिर उसके बाद आप वो जो है वो ये कैलकुलेशन आसानी कर सकते हैं। अगर हमने मोल से मैथ्स में जाना है, मोल से मैथ्स में जाना है, हमने मोल की वैल्यू दी हुई है और आपको मैथ्स पूछा जाता है तो आप सिंपल क्या करें, मोल और उस जिस चीज का मैथ्स पूछा जा रहा है उसके मोलर मैथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मैथ्स आ जाएगा। जैसे एक सवाल है कि ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन का फार्मूला होता है O3, वैसे नॉर्मल ऑक्सीजन का फार्मूला जो होता है वो O2 होता है। और जब तूफान आता है या थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली कड़कती है तो उस दौरान में ऑक्सीजन गैस जो है वो ओजोन गैस में कन्वर्ट होती है। तो ये जो ओजोन गैस है इसके अगर हमारे पास 9.05 मोल्स हो, 9.05, तो इसका जो है वो मैथ्स मालूम करना है हमने, ठीक है, कैलकुलेट द मैथ्स। तो हमें गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, ये हमारा गिवन डेटा है। तो हमें गिवन डेटा के अंदर मोल ऑफ ओजोन जो है वो दे दिए गए हैं और मैथ्स हमने मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पहले सबसे पहले हमारे पास ओजोन का मोलर मास होना चाहिए। तो ओजोन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 16। तो इसका एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन आइटम है तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। ये इसका मोलर मास आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस मोल को मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास से तो हमारे पास मास आ जाएगा जो कि हमने ऐसे करी। अब यहाँ पे ये जो मोल है ये मोल सिंपल और ये मोल इनवर्स में है तो ये मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा तो जवाब जो है इसमें आएगा ग्राम में आएगा। तो ये हमारे पास ग्राम में जवाब आ गया। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा एक एग्जांपल दें तो दूसरे एग्जांपल के अंदर ये आ जाता है कोई भी नेचुरल कंपाउंड है तो ठीक है, या नेचुरल गैस है, जैसे आपके सिलेंडर में जो गैस होती है जो घरों में सिलेंडर होते हैं तो उस सिलेंडर की जो गैस है उसको जब जलाया जाता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ये हमारे पास कितना हो 0.25 मोल हो, 0.25, ये हमारा गिवन डेटा है 0.25 मोल हो तो इसका मैच मालूम कर, हमने मैच मालूम करना इसका। तो गिवन डेटा में हमारे पास मोल ऑफ CO2 दिया हुआ है और हमने मैच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मोलर मैच मालूम कर लेंगे। तो मोलर मैच कैसे मालूम करेंगे, कार्बन का मैच होता है 12
ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 12 करेंगे तो हमारे पास 44 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा। फिर हमने सिंपल इस मोल को इस 44 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 11 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये जो मोल है और ये जो मोल इनवर्स है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये कैसे कैंसिल हो रहे हैं, इधर मोल मल्टीप्लाई में है और दूसरी तरफ जो है वो मोल डिवाइड में है, यानी मोल इनवर्स का मतलब कि मोल है। तो ये मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो ग्राम है वो इसका फाइनल जो है वो यूनिट होगा। तो यहाँ पे ग्राम फाइनल यूनिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ कैलकुलेशन होती है, एक होती है मोल मोल टू मैथ्स, आपको मोल दिए होते हैं, मैथ्स पूछा जा रहा है। और दूसरी कैलकुलेशन ये होती है कि आपको मैथ्स दिए जाता है और आपको मोल मालूम करने होते हैं, तो इसके लिए मोलर मैथ्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो आप मोल मालूम करने के लिए मैथ्स जो आपको दिया हुआ है उसको मोलर मैथ्स से डिवाइड कर दें। तो मोलर मैथ्स से जैसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो मैथ मोल आ जाएंगे। तो आप जो मोल्स हैं, यानी कि पूछा जा सकता है कि किसी चीज में कितने मोल्स हैं, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें 5 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो भरी गई है बैलून के अंदर। तो जाहिर सी बात है बैलून के अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरी जा रही है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन गैस जब होगी तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2, सिंपल हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की जो फॉर्म है वो गैस फॉर्म है, तो H2 की फॉर्म में होगी। तो हमारे पास जो मैस ऑफ हाइड्रोजन होगा वो हमारे पास 5 ग्राम है और मोल हमने मालूम कर रहे हैं, तो मैस ऑफ मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास कितना होगा। ये हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008। तो 2 मोल है, ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 मल्टीप्लाई में 1.008, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मैस हमारे पास आ जाएगा 2.016। तो हम इसको हम डिवाइड करेंगे मैथ्स के साथ, तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.016, तो ये ग्राम और ये जो ग्राम है ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.48 मोल। ये मोल इनवर्स में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये यूनिट फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। मोल्स ऑफ H2 जो बैलून में है वो कितने हैं, 2.48। उसके बाद हमारे पास कुछ केमिकल कैलकुलेशंस हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग हल करेंगे। अब हमने मैथ से मोल में कन्वर्जन करनी है, पहले भी हम मैथ से मोल में कन्वर्जन कर रहे थे और उसका ये रिमेनिंग जो सेकंड पार्ट है वो हम हल करने लगे। तो मैथ्स टू मोल में हमें मैथ्स दिया होगा और हमने मोल मालूम करने हैं। तो अगर हमारे पास 100 ग्राम आइस हो तो हम उसका जो है वो मोल मालूम करेंगे, तो उसके मोल कितने होंगे। तो आइस बेसिकली ना H2O होता है। ये जब H2O को हम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है और फ्रीज होने के बाद जो है ये बेसिकली हमारे पास किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास वाटर 2 हालतों में पाया जाता है, फ्रीज हालत में आइस होता है और जब ये बॉइलिंग सिचुएशन में आ जाता है तो इसको हम स्टीम कहते हैं। तो जहां पे स्टीम या आइस कुछ भी आ जाए ऐसा, तो आपने समझ जाना है कि ये वाटर की बात हो रही है और इसका मोलर मास हमारे पास कितना होगा, 18.016 ग्राम पर मिनट। अब हमने इसके जो है वो क्या मालूम करने हैं, मोल मालूम करने हैं। तो मोल मोल्स ऑफ आइस, ठीक है, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 18.016, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5.55 मोल। इसका आंसर ये आएगा। तो हमारे पास मोल कितने होंगे, 5.55 मोल होंगे जब हमारे पास कितने 100 ग्राम वाटर होगा। तो 100 ग्राम वाटर के अंदर 5.55 मोल होंगे। फिर उसके बाद 6.5 हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट है। इस कंसेप्ट असेसमेंट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक ब्लीचिंग हेयर के अंदर यूज होने वाला एक जो है ना वो लिक्विड बताया गया है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये
बालों का जो टेक्सचर होता है ना, जब हेयर डाई करते हैं तो उसके टेक्सचर यानी उसको कैनवास में तब्दील करता है। यानी पहले जो हमारे पास बाल होते हैं ना, जैसे तो उन बालों के अंदर ये जो उसका जो पहले कलर होता है उसको खत्म करके दूसरे कलर को चिपकाता है उसके ऊपर। तो ये बड़ा जरूरी होता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये आप जब हेयर डाई खरीदते हैं तो उसमें छोटा सा पैकेट एक दूसरा होता है H2O2 का। तो mass of this compound would contain 2.5 मोल। यानी कि जिस 2.5 मोल में कितना मास होगा इसका, ये हमने मालूम करना है। H2O2 के अगर 2.5 मोल हो, जो ए पार्ट है इसका, तो ए पार्ट में क्या पूछा गया है? ए पार्ट में पूछा गया है कि अगर हमारे पास इसके यानी इसका गिवन डेटा क्या होगा? गिवन डेटा है हमारे पास मोल्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन peroxide, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन peroxide, ये हमारे पास कितने हैं? 2.5 मोल। ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना है? हमने करना है मैस मालूम, मैस ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन peroxide, ये हमें मालूम करना है। हम अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसका मोलर मैस चाहिए। मैंने आपको कहा था कि मोलर मैस आपको सबका मोलर मैस आपको मालूम बताना चाहिए। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलर मैस क्या होगा? तो मोलर मैस इज इक्वल टू, ठीक है, मोलर मैस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2 into 1.008 प्लस 2 into 16। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 34.016 आ जाएगा इसका। ये हमारे पास मोल आ गया, ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मैस आ गया। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है? मैस मालूम करना है। तो मैस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, अब हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो 2.5 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस 34.016 ग्राम पर मोल। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 85.04 इसका आंसर है। तो ये इसका आंसर है। ये हमारे पास ग्राम में आएगा। तो मैस ऑफ H2O2 इतना होगा, इतना। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब हमारे पास 2.5 मोल होंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो उसका मैथ्स इतना होगा। और ये मोल से मोल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यूनिट है। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में कितने का हुआ कि 30 ग्राम हो अगर हमारे पास। ठीक है, मैस इसने दिया हुआ है, मैस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कितना है? 30 ग्राम। अब इसके हमने क्या मालूम करने हैं? मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमने मालूम करना है। ये कितने होंगे? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन, हम इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन में हमें जस्ट क्या करना है? मोलर मैथ हमें पता है, तो हम इसको जस्ट जो डिवाइड करेंगे। तो मोल इज इक्वल टू मैथ कितना है? 30 ग्राम। मोलर मैथ कितना है? 34.016 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मैथ्स आ गया। ठीक है, मैथ्स डिवाइडेड बाय मोलर मैथ्स। तो इसका जवाब आएगा 0.882 मोल। ये सही जवाब होगा। यानी हमारे पास मोल जो है, मोल इज इक्वल टू 0.882 मोल। ये इसका आंसर है।
तो इतना ही सिंपल है, बस आपने वही याद रखना है कि मोल को मैच में कैसे कन्वर्ट करना है और मैच को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक हमें स्पून दिया गया है टेबल सॉल्ट का, यानी एक चम्मच है हमारे पास NaCl का, जिसमें 12.5 ग्राम हमारे पास नमक है, ठीक है। और हमने इसमें मालूम करने हैं मोल्स, के मोल्स कितने होंगे। तो इसका जो गिवन डेटा है हमारे पास उसमें हमें मास ऑफ NaCl दिया गया है। NaCl वो कितना है 12.5 ग्राम। अब हमने क्या मालूम करना है, मोल्स ऑफ NaCl हमने मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हमने इसका मोलर मास मालूम करना है, ठीक है। मोलर मास, तो मोलर मास कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ NaCl, तो Na का 23 होता है प्लस HCl का 35.5 होता है, तो ये आ जाता है 58.5, ठीक है जी, 58.5। अब ये 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम इसको मोल निकालेंगे, तो मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास हमारे पास 12.5 ग्राम डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल। तो इसका अगर हम आंसर निकालें तो यह आ जाता है 0.21 मोल, यह मतलब 0.21 मोल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये 0.21 मोल जो है ये इतने मोल होंगे जब हमारे पास सॉल्ट की अमाउंट कितनी होगी 12.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम उसका एक्सरे करने लगते हैं तो हमें एक सस्पेंशन पिलाई जाती है जो बेरियम सल्फेट की सस्पेंशन होती है। तो बेरियम सल्फेट की सस्पेंशन इस वजह से पिलाई जाती है कि अंदर डिटेक्शन करनी होती है रीजन की, तो इस वजह से लगाई होती है। तो इसका 1 मोल का मोलर मास हमने मालूम करना है। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 37.3 होता है, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 64 हो जाता है। तो सारे जो जमा करेंगे तो हमारे पास 233.3 ग्राम पर मोल, यानी 233.3 जो है ये ग्राम पर मोल, इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। हमने मोलर मास इसका मालूम करना हुआ। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हम लोगों ने मोल्स मालूम करने हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ सैंपल होंगे और सैंपल के मोल मालूम करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मास दिया हुआ है हीलियम का, मास ऑफ हीलियम ये कितना है 2.4 ग्राम। मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, मोलर मास ऑफ हीलियम ये हमारे पास होता है 4। तो हम इसमें क्या मालूम करना है, हमने मोल ऑफ हीलियम। तो मोल ऑफ हीलियम कैसे मालूम करेंगे, ये हमने इसके लिए फार्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या होगा, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। और इसको हम 2.4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.6 मोल, इसका आंसर है। इसके 0.6 मोल होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 250 मिलीग्राम। ये बात याद रखें कि 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये छोटा यूनिट है और ग्राम बड़ा यूनिट है, उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम से इसको कैसे कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम। इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 1000
इज इक्वल टू 0.25 ग्राम। इसका मैच होगा 0.25 ग्राम। मोलर मैच कार्बन का कितना होता है? मोलर मैच ऑफ कार्बन ये हमारे पास होता है 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम। अब हमने मोल मालूम करने, मोल्स ऑफ कार्बन ये हमने मालूम कर। कैसे मालूम करेंगे? तो मोल्स इज इक्वल टू मैच डिवाइडेड बाय मोलर मैच। 0.25 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम पर मोल। तो इसका जवाब आ जाएगा 0.021 मोल। ये सी मोल आ जाएगा। फिर इसके बाद 15 ग्राम ऑफ NaCl है। 15 ग्राम ऑफ NaCl में हमने इसका क्या मालूम करना है? इसका मालूम करना है हमने मोल। तो मैच हमें दिया हुआ है, मैच ऑफ NaCl इज इक्वल टू 15 ग्राम। हमने मोलर मैच ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल। ये इसका 23 होता है तो रीडिंग का 35.5 दोनों को प्लस करते हैं तो 15.5 आ जाता है। तो मोल्स हमने मालूम करने, तो मोल्स इज इक्वल टू मैच डिवाइडेड बाय मोलर मैच 15 डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम पर मोल और ऊपर मैच आ जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.256 मोल। ये आ जाएगा। इसके बाद सल्फर का है, तो सल्फर का मैच हमारे पास कितना है? मैच ऑफ सल्फर तो ये 40 ग्राम है। मोलर मैच ऑफ सल्फर कितना होता है? मोलर मैच ऑफ सल्फर तो ये हमारे पास 32 ग्राम पर मोल होता है। ये अब हमने इसका मोल मालूम करना है इसके, तो मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।